एलपीएस के ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बस की यात्रा एक कहानी है और इस कहानी में कहानीकार हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग के माध्यम से हमारे देश की वर्तमान यातायात व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र का परिवहन, ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले यातायात के साधन, यातायात के सभी नियमों की अनदेखी करते हुए आवश्यकता से अधिक सवारियां भरते हैं, क्षमता से अधिक सवारियां भरते हैं और यात्रियों की सुविधा और समय का भी पूरी तरह ध्यान नहीं रखते। अपने यातायात के साधनों का समय समय पर रखरखाव नहीं करते, उनकी फिटनेस नहीं करवाते और बड़ी जर्जर अवस्था में भी अपनी क्षमता से अधिक सवारियों को लेकर लोगों के जीवन को, लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने ऐसा एक सजीव चित्र सामने प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई जी अपने 5 मित्रों के साथ एक शाम वाली बस में सफ़र करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो इस तरह 5 मित्रों ने तय किया कि हमें कहाँ चलना है, यात्रा पर चलना है और शाम के 4 बजे वाली बस से चलना है, क्योंकि उसमें बैठने के बाद वहाँ से वो जबलपुर की ट्रेन मिला देने वाली बस 1 घंटे बाद मिल जाती है, जिससे वापस भी घर आया जा सकता है। तो जब बस में चढ़ने लगे तो बस को देखा, श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा तो 5 मित्रों को बड़ी श्रद्धा हुई कि खूब वयोवृद्ध अनुभवी बस है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, सदियों, सैकड़ों वर्षों के अनुभवों के निशान उसके शरीर पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इस बस में इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इसको क्या होगा, कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी। देखिए, बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो भी उसी बस से जा रहा था। तो बस कंपनी के हिस्सेदार से उन 5 मित्रों की बातें हुई। जब उस बजर्जर बस को देखा तो बड़ी श्रद्धा हुई और ये देखने लगे कि शायद ये अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगी कि धई से धक्का लगाना पड़ेगा।
और वो उस बात को साझा करने के लिए, वो उस बात को जानने के लिए उन्होंने बस कंपनी के हिस्सेदार से बोल भी दिया कि चलो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है कि नहीं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती। आश्चर्य हो रहा है कि इतनी वयोवृद्धा बस, इतनी बुढ़िया बस, इतनी जर्जर बस अपने आप चल सकती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीलियों से ज़्यादा विश्वसनीय है, नई नवीलियों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। डॉक्टर मित्र ने अनुभव को प्राथमिकता दी, नई नवीलियों से ज़्यादा विश्वसनीय इस बस को बताया और एक माँ की तरह प्यार का एहसास करते हुए वह हमें गोद में बैठा कर ले चले गए। 70 की विधिया। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लोगों को पहले ही संदेह था कि इस बस से यात्रा पूरी करना संभव नहीं है, इसीलिए जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इस संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी प्राप्त होती है। चाहे वो राजा हो या अत्यंत गरीब व्यक्ति, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक बहाना चाहिए। आदमी को मृत्यु के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, किसी की महामारी से मृत्यु हो जाती है, किसी की छोटी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कूच करने के लिए, मृत्यु के लिए एक बहाना भी चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, बस का इंजन, यानी बस स्टार्ट हुई। अब स्टार्ट होने को सचमुच स्टार्ट हो गया कहा गया है। क्यों कहा गया है? जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। सवारियों को ऐसा हो रहा था कि पूरी बसें क्या है, इंजन है, और सारे लोग इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते ही धड़धड़ाने लगी, सारी हिलने लगी। तो सवारियों को एहसास हुआ कि सभी के सीट के इंजन नीचे क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। खिड़कियों की स्थिति देखिए, कांच बहुत कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे भी लोगों को बचना था, क्योंकि टूटा हुआ कांच बहुत तेज चुभता है। तो इसलिए जब भी बस में यात्रा करते हैं कि लोगों की इच्छा होती है कि वो सीट वाली, जो खिड़की वाली सीट है ना, वो उन्हें मिले। लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति थी, सीट, खिड़की वाली सीट से वो सरक रहे थे, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी, जैसा हमें संदेह हो रहा था कि चलेगी भी कि नहीं चलेगी। हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। भारत देश का स्वतंत्रता आंदोलन में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, 1920 की बातें हैं, और 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय शायद ये बस अवश्य जवान रही होगी। आज से 100 साल पहले उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी किस बात की, असहयोग करने की। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी से छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए।
ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इतनी जर्जर बस थी, सारी सीट टूटी हुई थी। कमर लगाने के लिए पीछे सीट होती है, लेकिन वो कमर पर पड़ी थी, तो इसलिए लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या हमारे ऊपर सीट बैठी है। एक एक बस रुक गई। अचानक बस रुकती है, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जो डीजल टैंक होता है, पेट्रोल का टैंक होता है, उसमें क्या हो गया, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल के उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन को भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन निकाल के गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसा माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, इस तरह का परिदृश्य थोड़ी देर में नज़र आएगा, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में तो छेद हो गया था। पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया गया, बाल्टी में से नली लगाई और उसे इंजन में लगाया। तो वो सारा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को कोई माँ दूध पिला रही हो। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। 1 घंटे में 15 से 20 मील से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। राइटर कह रहा है कि बस के किसी भी हिस्से पर क्या नहीं था, भरोसा नहीं था। बहुत जर्जर थी। ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी उसके क्या फेल हो सकते थे, ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। प्रकृति के जो दृश्य थे बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े मनमोहक लग रहे थे। धीरे धीरे बस चल रही थी। पेड़ों को आराम से देखा जा सकता था, उनकी छायाओं को आराम से महसूस किया जा सकता था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। राइटर सड़क पर खड़े पेड़ों को अपना क्या समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था कि जब भी पेड़ आता तो राइटर को डर लगता, भय लगता कि बस उससे क्या होगी, टकराएगी। बस उससे क्या होगी, टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता कि चलो एक तो निकल गया लेकिन दूसरा नहीं आ जाए, दूसरा कहीं आ तो नहीं रहा है, इसका इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। यदि सड़क के नीचे गड्ढे दिखते, उनमें पानी दिखता, झील जैसा दृश्य दिखता, तो राइटर को लगता है कि जैसे बस इसी में क्या लगा देगी, गोता लगा देगी। एक एक बस फिर रुकी। देखिए दूसरी बार रुक रही है। पहली बार पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ था, अब दूसरी बार क्या हुआ है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली नहीं। सभी का आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, पर तो इत्तेफाक की बात है भाई, ये आज भाग की बात है, क्या करें, बस तो नहीं ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये तो भाग्य की बात है कि ये चल नहीं पा रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी निकल आई है और वृक्षों की छाया के नीचे बस खड़ी हुई थी, बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसा लग रहा था। देखिए जैसे चलते चलते थककर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चल रहे हैं, कि वृद्धावस्था में इस बेचारी पर हम क्या कर रहे हैं, लद कर चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यदि इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो इस तरह से लोगों को ये संदेह हो रहा था। राइटर और उसके मित्रों को बड़ा संदेह हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यदि इस बियाबान जंगल में, सुनसान जंगल में, जहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, जंगली जीव हैं, ऐसी जगह यदि इसका प्राणांत हो गया तो इसकी इस बियाबान जंगल में हमें क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, दाह क्रिया जिसे बोला जाता है, वो अंत्येष्टि कहलाती है। प्राणांत, मर जाना। बड़े कठिन कुछ वर्ड भी आ रहे हैं, आप इन्हें लगाते रहें, जैसे प्राणांत, मरना,
ग्लानि, दुख, वृद्धा, बुढ़िया, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, दाह क्रिया, अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। तो इस तरह से राइटर और उसके मित्रों को बड़ा संकोच हो रहा था कि आगे ये चल नहीं पा रही है, छिन चांदनी में अटकी हुई है और ऐसी वृद्धा की तरह लग रही है जैसे कोई वृद्धा चलते चलते थककर चांदनी रात में बैठ जाती है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। चलो ठीक किया, इंजन को कुछ सुधार किया, बस आगे चली। इसकी चाल और धीमे हो गई, 10-15 मील की रफ्तार से पहले ही चल रही थी। अब इस बार उसकी चाल और हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की ज्योति जाने लगी थी। उस बूढ़ी बस की जो लाइटें थी वो भी धीरे धीरे उनका प्रकाश भी कम होता चला था। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी, चल नहीं रही थी, क्या कर रही थी? रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। तो अगले साधनों को कहते कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो अभी उम्र नहीं रही। तो प्यारे बच्चों, आपके आज के वीडियो में आपने बस की यात्रा के इस दृश्य को देखा। अगली वीडियो में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। धन्यवाद।